लालची समोसा वाली। एक गांव में एक समोसा का ठेका रहता था। उसको सास और बहू चलाते थे। उनको मदद करने के लिए उनके पति रहते थे। वे हमेशा उनके पति को कस्टमर्स के आगे मारते थे और उनके बहुत अपमान करते थे। सास ने उसकी पति को चमचे से मारकर तेल लेकर आने को कहा तो अभी आते हो, दरिंदर कहीं के। बाजार जाके क्या कर रहे थे इतनी देर तक? फिर बहू ने उसके पति को मारकर, देखो तुम्हारी माँ ने तुमको बचपन में शायद अच्छे से पिटाई नहीं की लग रहा है, इसलिए ऐसे बन गए हो। आटे को नरम से मिलाने को कहा था ना, फिर क्यों ऐसे सख्त मिलाया? और डो लगाओ उसको, बचपन से ये ऐसा ही है। कुछ भी बोलने से समझ में नहीं आता है इस एड़े को। देखो उसके पिता भी वैसा ही है। कहकर पति को और एक बार मारी। क्या है ये माई, ऐसे सबके सामने पति को पकड़ के मार रहे हो? अगर कोई भी परेशानी है तो घर में देखना चाहिए, मगर ऐसे सबके सामने क्यों? क्या सबके सामने ये वो कह रहे हो? इनको कोई भी जगह पर मारने से भी बुद्धि नहीं आएगा। तुम्हारी बीवी क्या तुम्हें घर पे मारती है? कहकर हंसी। उसको शायद मार ठीक से नहीं पड़ा होगा सासू माँ, इसलिए बड़े बड़े बातें कर रहा है। उस बात की वजह से वो आदमी वहाँ से चुपचाप चला गया। एक दिन बहू ने एक हवा भरने वाला पंप को लेके आई। वो देखकर सास, क्या हुआ बहू, क्या है ये? साइकिल पंक्चर हुआ क्या? बोला होता तो तुम्हारा पति ठीक करवा के लाता था ना। ऐसा नहीं है सासू माँ, आजकल के हमारे बेकार के कस्टमर लोग हमारा समोसा छोटा है कहकर झगड़ा कर रहे हैं ना, इसलिए अभी जो बनाते हैं उससे भी और छोटा समोसा बनाकर उसको इस पंप से हवा डालेंगे, तब वो बड़े हो जाएंगे। उससे हमको फायदा ही फायदा होगा। आहा, कितनी समझदार बहू मिली है मुझे। अब और क्यों देरी करना, तुरंत काम शुरू करते हैं। ये क्या है बेटी, आपकी सोच गलत है। ऐसा किया तो समोसे के अंदर कीड़े जाके उन्हें खाने वालों का सेहत खराब हो जाएगा। हाँ सच में ये सही नहीं है। हमारे पास आने वालों को ऐसा धोखा देना अच्छी बात नहीं है। क्या है ये, आप दोनों बड़े सलाह दे रहे हो? हमने आप लोगों को कुछ सलाह के लिए पूछा क्या? मुंह बंद करके हम जो कहते हैं वही करना आप लोगों का काम है। आज से बचा हुआ समोसों को फेंकने का कोई सवाल नहीं है, उसको भी हवा भर के बेचेंगे। और फिर छोटे छोटे समोसे बनाकर उसमें बहू ने हवा भरना शुरू किया। बस उसके बाद वो बड़ा समोसे में बदल गए। उसको लाकर बेचारे बाप बेटे आए हुए कस्टमर्स को दिए। वैसे रोज करने लगे, पैसे बहुत कमाने लगे। बचा हुआ समोसों को भी सास ने हवा डालकर बड़ा बना दिया। समोसा खाने वाले सब हॉस्पिटल में क्यू में खड़े हो गए। एक दिन एक आदमी उस ठेके के पास आया। पिताजी ने उसको एक प्लेट समोसा दिया। फिर वो आदमी उसको खाकर, क्या है ये, समोसा तो फ्रेश नहीं है, गंदा बास भी आ रहा है, ये कल का है क्या? अरे कौन हो तुम, गांव में नए हो क्या? ये अभी फ्रेश बनाया हुआ है, तुम्हारा जीभ का स्वाद चला गया है शायद, जाके कोई डॉक्टर को दिखाओ। असल में कभी समोसा खाया हुआ मुंह है क्या तुम्हारा? फ्रेश और खराब का अंतर मालूम नहीं है क्या तुमको? समोसा कितने अच्छे से फूले हुए हैं वो नहीं दिखाई दे रहा है क्या तुमको? उसके ऊपर बड़ा ऑफिसर जैसा टक टाई बूट, ओहो बहुत बढ़िया दिख रहे हो तुम तो। जी हाँ बहन जी, मैं नया आया हुआ फूड इंस्पेक्टर हूँ। मेरा जीभ अच्छा नहीं है कह रहे हो ना? आपका समोसा को लेकर मेरे लैब में टेस्ट करता हूँ, फिक्र मत कीजिए। वो इतना बड़ा फूलने का कारण भी मुझे मालूम है। ऑफिसर्स आइए। कहते ही उसका असिस्टेंट्स आ गए। उनको देखकर सब लोग चौंक कर देखने लगे। तब वो इंस्पेक्टर उनके असिस्टेंट्स से, असिस्टेंट्स ये सब समोसे और उसके अंदर हवा डालने वाला पंप को सीज करके हमारे ऑफिस में लेके जाओ और इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दो, कहकर आदेश दिया। फिर वो सास बहू जेल में चले गए। ड्रम रुमाली रोटी वाला। एक गांव में कैलाश नाम का एक धोबी था। वो घर घर जाकर उनके मैले कपड़े ले जाता और उसे तालाब में धोकर सुखाकर इस्त्री करके उन्हें वापस लौटा देता। एक दिन कैलाश कपड़ों को इस्त्री करके एक घर ले गया। क्यों कैलाश, तुम्हारे पास 500 रुपए के छुट्टे हैं?
नहीं है बहन जी, पर आपके पैसे कहाँ जाने वाले हैं? मैं जब दोबारा आऊंगा तब हिसाब किताब कर लेंगे। कैलाश, अब तुम्हें हमारे घर आने की जरूरत नहीं है। ये क्या बहन जी, मैं तो कई सालों से आपके कपड़े धो रहा हूँ। क्यों, आपको मेरा काम पसंद नहीं आया क्या? इस्त्री मैं ठीक से नहीं कर रहा हूँ? अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। यूँ अगर आपने मुझे काम नहीं दिया तो कैसे चलेगा बहन जी? ऐसी कोई बात नहीं है कैलाश भाई, तुम्हारा काम इतना अच्छा है कि उसमें कोई गलती निकाल ही नहीं सकता। कल मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे पति ने मुझे एक वॉशिंग मशीन खरीद कर दिया है, इसीलिए कपड़े धोने के लिए मैं तुम्हें नहीं दूंगी। ये लो 500 रुपए, मुझे बाकी पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। ये क्या बहन जी, अरे जन्मदिन है तो साड़ी खरीद कर देते, गहने खरीद कर देते। यूं वॉशिंग मशीन खरीद कर देने लगे तो हम जैसे लोग कैसे जिएंगे? यूं बुदबुदाते हुए वहाँ से चला गया। यूं कई दिन बाद सब गांव वालों ने वॉशिंग मशीन खरीद लिया। इस तरह कैलाश एकदम से बेरोजगार हो गया। उसी गांव में रतन नाम का एक व्यक्ति एक ढाबे में रोटी बनाता था। एक दिन उस ढाबे में खा रहे एक व्यक्ति वहां आया। क्यों भैया, ये क्या हो रहा है? अरे मैंने तुम्हें रुमाली रोटी बनाकर देने के लिए कहा था। रुमाली रोटी होती कैसी है जानते हो? रुमाल की तरह एकदम पतला होना चाहिए। उसे यूं हाथ में पकड़ो तो सामने वाले का चेहरा नजर आना चाहिए। अरे तुम्हारा ये रुमाली रोटी तो रजाई दिखता है। अगर इसे चबाया तो मेरे दांत तो टूट ही जाएंगे। अरे रुमाली रोटी के नाम पर इसे प्लेट में डालकर दे दिया। मैंने एक टुकड़ा तोड़ा और कुत्ते को डाला। वो गलती से कुत्ते को जा लगा और कुत्ता करके चला गया। ये सब ढाबे का मालिक लक्ष्मण देख रहा था। उसने रतन को नौकरी से निकाल दिया। दुखी होकर रतन वहां से चला गया। यूं चलते चलते रतन गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। उसी पेड़ के नीचे कैलाश बैठा था। क्यों रतन भैया, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अरे इस वक्त तो तुम्हारा ढाबा काफी व्यस्त होगा, है ना? क्या बताऊं कैलाश, यूं कहते हुए जो कुछ ढाबे में हुआ सब बताया और फिर मैं पड़ोसी गांव में नौकरी ढूंढते हुए जा रहा हूँ। तभी कैलाश के दिमाग में एक उपाय सूझा। कैलाश रतन के ढाबे के पास गया। साहब, मैंने सुना है कि आपको रोटी बनाने वाले की जरूरत है। मैं एकदम बहुत बढ़िया रोटी बनाता हूँ साहब। आप मुझे एक मौका देकर तो देखिए। तुम अपने गांव वालों को जानते हो ना भाई, रोटी के मामले में अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, खास तौर पर जब बात रुमाली रोटी की होती है। क्या तुम अच्छे रुमाली रोटी बना सकते हो? साहब, मुझे पत्थर से रुमाल घिसने की बहुत आदत है। क्या क्या कहा तुमने? मैं ये कह रहा था कि मैं बिल्कुल पतली रुमाली रोटी बनाता हूँ साहब। अच्छा, जरा 10 रोटी बनाकर तो दिखाओ। अगर ग्राहकों को ये रोटियां पसंद आई तो तुम्हारी नौकरी पक्की। वो देखो कढ़ाई है वहां पर। मेरी रुमाली रोटियों के लिए ये आपकी छोटी कढ़ाई काम नहीं आएगी साहब। मैं अपना बंदोबस्त कर लूंगा, मुझे बस आधे घंटे का टाइम दीजिए। कैलाश अपने घर जाकर एक बड़े लोहे के ड्रम को ले आया। लक्ष्मण और ढाबे में बैठे बाकी ग्राहक ये देखने लगे कि ये कैलाश आखिर कर क्या रहा है। कैलाश ने उस ड्रम के नीचे आग लगाई। उसने आटे का पेड़ा लिया और अपने हाथों से एक बहुत बड़ा और पतली सी रुमाली रोटी बनाई। उसे उस लोहे के ड्रम पर रखा और उसे सेकने लगा। वो रोटी बनते ही, साहब आइए आकर देखिए, रुमाली रोटी तैयार है। ये बारीक पर्दे की तरह है। आप वहां से देखेंगे तो मुझे आपकी शक्ल दिखाई देगी। लक्ष्मण के साथ साथ बाकी ग्राहक भी वहां पहुंचे। सच कहते हो, इतनी बारीक रोटी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। कैलाश ने उस रोटी के टुकड़े किए और वहां जितने ग्राहक थे सबको दिया। सबने वो रोटी खाया। अरे वाह, ये रोटी तो एकदम मक्खन की तरह मुंह में जाते ही पिघल जाता है। भाई ऐसी रोटी खाने के लिए तो मैं हर रोज ढाबा आ सकता हूँ। ये बात सुनकर लक्ष्मण बहुत खुश हुआ। कैलाश, तुम्हारी नौकरी पक्की। कैलाश के ड्रम रुमाली रोटी के बारे में सारे गांव में खबर फैल गई। लोग दूर दूर से अपने कारों में आकर ड्रम रुमाली रोटी को बड़े मजे से खाते थे। कुछ दिन बीत गए।
भाई मेरा धंधा तुम्हारे वजह से खूब चल रहा है। आज से तुम इस ढाबे में नौकर नहीं हो, तुम भी इस ढाबे का हिस्सेदार हो। मैं तुम्हें ढाबे का हिस्सा देता हूँ। ये सुनकर कैलाश बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में लक्ष्मण और कैलाश बहुत धनवान हो गए। ट्राइब बैम्बू चिकन कुकिंग। भाग्यनगर गांव में पुनीत और पवित्रा नाम के दंपति अपने जमीन पर मुर्गियां पालते थे। आसपास के इलाके में उनके मुर्गियों की बहुत डिमांड थी। पवित्रा बहुत ईर्ष्यालु थी। उनके पास बीजू नाम का एक ट्राइबल आके हमेशा मुर्गियां खरीद कर जाता था। एक दिन बीजू से पुनीत, क्यों भाई बीजू, लगता है तुम्हारा धंधा दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। हम तुम्हें माल सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहें भैया, चाहे जितना मर्जी कमा लो, सारा पैसा रिश्वत देने में ही खर्च हो जाता है। सवेरे से जितना मर्जी मेहनत कर लो, कोई ना कोई आता है और वसूल करके चला जाता है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। कहकर मुर्गी लेकर चला गया। बीजू के जाने के बाद पुनीत से पवित्रा, देखा कितनी कहानियां बना रहा है। अरे पहले तो 2-4 मुर्गियां ले जाता था, अब हर रोज 25-30 मुर्गियां ले जा रहा है और ऊपर से कहता है कि मुनाफा नहीं है। अरे कोई बात नहीं भगवान, हर एक की अपनी अपनी परेशानी होती है, हमें इससे क्या लेना देना। अपना धंधा तो अच्छा चल रहा है ना। हाँ हाँ, तुम जैसा तो ऐसा ही सोचेगा ना। अरे ऐसे ही सोचते रहे तो बढ़ेंगे कब। अरे जाकर देखते हैं कि वो करता क्या है, तब सोचेंगे कि हमें क्या करना है। यूं वे दोनों मिलकर अगले दिन ट्राइब बैम्बू चिकन कुकिंग के पास गए। वहां उन्होंने देखा कि बीजू और उसकी पत्नी दोनों मिलकर बांस में चिकन को पकाकर लोगों को खिला रहे थे। लोगों को चिकन देने के बाद पुनीत को देखकर बीजू, क्यों भैया रास्ता भटक गए? अरे आओ आओ, जरा चिकन का स्वाद तो चखो। अरे नहीं यार बीजू, हम घर लौट रहे थे, सोचा रास्ते में तुमसे मिलते चले। कोई बात नहीं, धंधा तो अच्छा चल रहा है ना। अभी देखा ही क्या है भैया, थोड़ी देर रुको। ये धमकाने वाले शराबी गुंडे सब धीरे धीरे आएंगे, तब सवेरे से जो कमाया उसमें आधा चला जाता है। ये सुनकर पुनीत से पवित्रा, देखा अपने पति की तरह ये भी हमें खबरें सुना रही है। लगता है दोनों ने तय कर लिया है कि कोई भी आए उन्हें यही पट्टी पढ़ाएंगे। मैं नहीं जानती कि तुम क्या करोगे। कल से हम भी यहाँ पर बैम्बू चिकन कुकिंग का दुकान खोलेंगे बस। अरे भगवान 2 दिन ठहरो तो सही, हर बात पे जल्दी है तुम्हें। पहले ये तो जान ले कि वो सच कह रहा है कि नहीं, फिर धंधा शुरू करते हैं। नहीं तो मुर्गी का धंधा और ये दोनों हमारे हाथ से जाएंगे। देखो मैंने जो कहना था सो कह दिया। तुमने अगर मेरी बात मानी तो ठीक है, वरना कल ही मैं जाकर बैम्बू चिकन कुकिंग का शुरू कर दूंगी धंधा, कह देती हूँ। कहकर चली गई। तब हार मानकर पुनीत भी वहाँ से चला गया। अगले दिन पुनीत ने भी बीजू के दुकान के पास ही बैम्बू चिकन कुकिंग का दुकान खोल लिया। ये देखकर बीजू, क्यों भैया तुम्हें भी ट्राइब चिकन कुकिंग पर दिल आ गया लगता है। ऑल द बेस्ट भैया, मेरा भी मन लगा रहेगा। अरे एक बात तो कहना भूल ही गया, राजू नाम का एक व्यक्ति आएगा, जरा उससे बच कर रहना। इतना ही नहीं, शराबियों से पहले पैसे लो फिर उन्हें चिकन देना। ये बातें सुनकर पुनीत पवित्रा से, अरे भगवान लगता है ये बहुत अच्छा आदमी है, हमने यहाँ दुकान खोलकर गलती की है मुझे लगता है। ये कहता है कि कोई राजू नाम का व्यक्ति है, उससे बच के रहने के लिए कहता है। देखो जी, तुम्हें धंधा करना नहीं आता है तो चुपचाप बैठे रहो। राजू तो क्या, उसका बाप दादा भी आए, उनसे भी पैसे कैसे वसूल करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कहकर बैम्बू चिकन तैयार करने लगी। तभी राजू वहाँ आया। अरे भाई, तुम तो वो मुर्गी फार्म वाले पुनीत हो ना? अरे ये धंधा कब से शुरू किया तुमने? अच्छा है, बढ़िया है। अरे माल भी तुम्हारा, मुनाफा भी तुम्हारा। हाँ चलो ठीक है, एक काम करो, 5 चिकन पार्सल करके मुझे दे दो, अर्जेंट है। ये सुनकर पवित्रा पुनीत से, देखा लगता है ये राजू जो है बहुत बड़ा कस्टमर है। बिजू चाहता था कि ये कस्टमर हमारे पास ना आए, इसीलिए ऐसा प्लान बना रहा था। कहकर चिकन तैयार करके राजू को दिया। फिर पवित्रा राजू से,
1000 रुपए हुए हैं भैया। ये बोनी का टाइम है इसीलिए 50 रुपए कम करती हूँ। 950 दे दीजिए। ये क्या बहन, भाई के पास कोई पैसे लेता है क्या? देखो बहन, आज से मैं हर रोज तुम्हारे पास आऊंगा। तुम हर रोज 1000 रुपए का चिकन बनाकर मेरे लिए रखना। ये इस इलाके में इस गुंडे का हफ्ता है। मना किया तो तुम मेरे बारे में नहीं जानती। चाहो तो उस बीजू से पूछ लो, वो तुम्हें समझाएगा। अरे तू है कौन? तेरे बाप की कमाई है ये सब। इन्हें पाल कर बड़ा करो और बेचो, तब जानोगे तुम। अपने आप को बड़ा गुंडा कहता है और पैसे दिए बिना जाते हो, बेशरम। अरे बहना, तुम भाई के खिलाफ ही बोल रही हो? यानी तुम्हारी अकड़ इसी बात की है ना कि तुम्हारे पास मुर्गी फार्म है बिजो? कल से तुम यहाँ पर बैम्बू चिकन नहीं रखना। जाओ घर जाओ और इनके सारे मुर्गियाँ उठा ले आओ और कल से तुम ही उन्हें पालो। अगर इसने आनाकानी की तो मुझे कहना, इनकी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। कहकर वहाँ से गुस्से में चला गया। तब बीजू इनके पास आया और भैया, अगर आप अपने पोल्ट्री फार्म का चाबी मुझे दोगे तो हम जाकर वहाँ रहेंगे। मैंने कहा ना, वो राजू अच्छा आदमी नहीं है। अगर हम वहाँ नहीं गए तो वो उसे आग लगा देगा। मैं चाबी नहीं दूंगी। कल से हम ये दुकान नहीं खोलेंगे। हम अपनी मुर्गियाँ पालेंगे बस। तुम्हारे लिए कल से 1 किलो चिकन मैं 20 रुपए कम कर दूंगी। अब उस राजू को तुम ही संभालो। कहकर वहाँ से पुनीत और पवित्रा भाग गए। थोड़ी देर बाद बीजू के पास राजू आया और, क्यों बीजू, भाग गए वो दोनों कंजूस? या कुछ और झलक दूं उन्हें? नहीं यार, काफी है। अब दोबारा मुंह उठाकर इस तरफ नहीं आएंगे ये लोग। अरे और नहीं तो क्या, वो पवित्रा इतनी लालची है यार, किसी को जीने नहीं देती, खुद खाना चाहती है। मैं जब परसों मुर्गी खरीदने गया था तभी समझ गया था, इसीलिए मैंने तुम्हें खबर भेजा। अब सेट हो गया पूरा। उस दिन से बीजू अपने बैम्बू चिकन कुकिंग के साथ बिजी हो गया। मैगी पिज्जा। एक गांव में नमान कहकर एक पिज्जा शॉप ओनर रहता था। बचपन से वो बहुत मेहनत करके बेकरियों में और पिज्जा शॉप्स में काम करके धीरे धीरे से काम सीखते हुए वो खुद एक पिज्जा शॉप को खोला। उनके शॉप में पिज्जा बहुत स्वादिष्ट और दाम कम रहने से लोग तो उनके शॉप में आकर गिर गिर कर पिज्जा खरीदने लगे। कम फायदा से ज्यादा सेल्स करने के वजह से उसको पैसे अच्छे से ही मिलते थे। उन पैसों से ही उनका पत्नी और बच्चा का पोषण करता था। एक दिन नमान जब घर में था तो उनका घर में काम करने वाले से उनका बेटा बिट्टू, ये क्या है? मैंने तुम्हें मिल्क शेक पूछा तो तुमने ऑरेंज जूस दिया, कहकर उस मिल्क शेक को उस काम वाले का मुंह पर फेंक दिया। वो देखकर नमान, ये क्या किया तुमने बिट्टू? बड़ों से ऐसे ही बर्ताव करते हैं क्या? तुम्हारा बाप भी बहुत कम स्तर से यहाँ तक आया है। कहकर, सीतैया कुछ बुरा मत मानो, इसका व्यवहार के लिए मैं तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ। कहकर राधा राधा कहकर जोर से पुकारा। तब उनकी पत्नी राधा उधर आई। तब नमान राधा से, देखा है तुम्हारा सुपुत्र ने क्या किया? कहकर जो हुआ वो बताया। तब राधा, अरे इस छोटी सी बात के लिए उसे क्यों डांटते हो? उस काम वाले को डांटना है ना। पैसे वाले ऐसे नहीं है तो कैसे रहते हैं बताइए? बोली। तब नमान, अरे अब समझ में आया कि इसका व्यवहार का कारण तुम हो। देखो राधा, ऐसे पैसों के घमंड से बात करना बहुत गलत है और एक बार ऐसा बातें मत करो। बच्चों को बड़ों से कैसा बर्ताव करना है ये जरा सिखाओ। मैं तो मेरा व्यापार के चक्कर में गिरकर हमारा बेटा कैसे बढ़ रहा है ये देखना ही भूल गया हूँ, कहा। एक बार नमान तब उसके पिज्जा शॉप में था तो उधर एक व्यक्ति आया। वो नमान के पास आकर, क्यों रे नमान, मुझे पहचाना? कहकर पूछा। तब नमान उनको याद करते हुए, तुम तो, अरे मुन्ना, तुम मुन्ना हो ना? कितने साल गुजर गए हैं यार तुम्हें देखकर। कैसे रहते थे अब कैसे बन गए हो? कहकर पूछा। तब मुन्ना, क्या बताऊं मेरा हालत, व्यापार में नुकसान आकर सड़क पर गिर गया हूँ। पत्नी और बच्चों को तो गांव में ही रखा। मैं कुछ काम ढूंढने के लिए इस गांव में घूम रहा हूँ, कहा। तब नमान, अरे सच है क्या? अगर तुम गलत नहीं समझोगे तो मेरे पास कैशियर का काम खाली है, करोगे क्या? मैं और एक ब्रांच खोलने के लिए सोच रहा हूँ। तुम मेरे शॉप में कैशियर जैसा काम करो। मुझसे भी अच्छा पढ़ा लिखा है तुम, गणित भी अच्छे से जानते हो। इस काम के लिए तुम ही सही हो, कहा। तब मुन्ना मान लिया। ऐसे ही मुन्ना नमान के शॉप में कैशियर जैसा ज्वाइन हो गया। नमान के व्यापार के सब व्यवहार और हिसाब खुद देखने लगा। एक दिन मुन्ना नमान से, अरे ओ नमान, अब इस दुकान से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, इधर से चले जाओ, कहा। तब नमान को मुन्ना क्या कह रहा है
कुछ समझ में नहीं आया। तब मुन्ना, मुझे पता है तुम्हें ये सुनकर बहुत शॉकिंग जैसा लगेगा कहकर, इसलिए कागजात भी लाया। देखो, इस शॉप को तुमने मुझे लिख कर दिया है कहकर इन डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर भी किया है तुमने, भूल गए हो क्या? कहा। तब नमान, अरे ये तो नया ब्रांच का डॉक्यूमेंट्स है कहकर मेरे साथ हस्ताक्षर करवाया था। इतना धोखा दोगे? तुम्हारे ऊपर विश्वास करके कम से कम वो डॉक्यूमेंट्स को पढ़े बिना हस्ताक्षर कर दिया है मैंने। तुम तो गद्दार हो। कहा। तब मुन्ना, अरे विश्वास करने वालों को ही आसानी से धोखा दे सकते हैं। अब तुम इस शॉप को छोड़कर बाहर निकलो। और एक बात, तुम्हारा शॉप के साथ साथ तुम्हारा घर को भी मुझे लिखकर दे दिया है तुमने। कहा। तब नमान वहीं के वहीं बेहोश होकर गिर गया। जो पहने थे उन्हीं कपड़ों में बीवी और बच्चे को घर से बाहर लेकर गया। दूसरे गांव जाकर उधर एक छोटा सा झोंपड़ी बनाकर उसमें जीने लगे। तब नमान की बीवी, दोस्त दोस्त कहकर सर पर चढ़ाकर रखे थे और उसने ही आपको धोखा दिया। अब हम कैसे जिएंगे बोलिए? पूछी। तब नमान, मैं तो पैदा होते ही बहुत धनवान तो नहीं हूँ, बहुत मेहनत करके पैसे कमाया, अब भी मेहनत करूंगा कहकर बिट्टू से, बेटा बिट्टू तुम्हारा रिमोट कार देना, उसे बेचकर कुछ नया व्यापार शुरू करेंगे। कहा। तब बिट्टू, नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा, मेरे पास तो यही एक खिलौना बचा है, अब इसे दे दूंगा तो मैं किसके साथ खेलूंगा? कहा। तब राधा, देखो बेटा, हमारा जिंदगी गुजारना है तो तुम्हें वो खिलौना देना ही पड़ेगा। नमान उस रिमोट कार को बेचकर पैसे लाकर उनके झोंपड़े के पास बांस को काटकर उनके ऊपर मैगी पिज्जा तैयार करना शुरू किया। तब राधा, ये क्या है जी? ओ, मैगी पिज्जा है, इसे कौन खरीदेंगे जी? पूछी। तब नमान, राधा लोगों को मैगी खाना तो बहुत पसंद है और अब मैगी पिज्जा के साथ कॉम्बिनेशन में मिल रहा है तो लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, तुम देखते रहना कहकर नमान मैगी पिज्जा तैयार करके बेचना शुरू किया। उस मैगी पिज्जा का स्वाद बहुत अच्छा रहने के वजह से लोग बहुत सारे आकर खाना शुरू करने लगे। तब राधा और बिट्टू दोनों भी नमान को काम में मदद करना शुरू किए। राधा तो बिट्टू को कस्टमर्स के साथ कैसे व्यवहार करना ये सब सिखाई। बिट्टू भी कस्टमर्स के साथ अच्छे से बर्ताव करने लगा। ऐसे उनका मैगी पिज्जा का व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। राधा मैगी पिज्जा बेचने से मिले पैसों को बचाना शुरू किया। उनको पैसों का मूल्य के बारे में पता चला। एक बार राधा नमान से, सुनिए जी, हम इतना कम समय में पैसा कमा सकते हैं कहकर मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मेहनत का मूल्य क्या है अब मुझे पता चला है। हाँ पिताजी, कस्टमर्स डांटने से भी मैं उनसे अच्छे से ही व्यवहार कर रहा हूँ। लोगों से कैसे बात करना है अब मुझे पता चल गया। कहा। तब नमान, बहुत खुशी की बात है, आप दोनों में ये बदलाव देखकर मुझे तो बहुत खुशी हो रहा है। ऐसे ही मेहनत करने से हम जल्दी ही एक नया घर खरीद सकते हैं। कहा। तभी उधर मुन्ना आया। तब मुन्ना नमान से, अरे नमान, मुझे माफ करो रे, मुझे माफ करो। तुम्हें धोखा देने के लिए मुझे सही सजा मिला है। कल रात सपने में एक देवता दिखाई दिया और मैंने तुम्हारे साथ जो विश्वासघात किया उसका प्रायश्चित करने के लिए बोली कहकर नमान को शॉप और घर का कागजात वापस कर दिया। तब राधा और बिट्टू बहुत खुश हुए। कुछ दिनों के बाद नमान मुन्ना से, अरे मुन्ना तुम्हारा प्लान तो सक्सेस है। तुमने मुझे धोखा देने का नाटक करने के वजह से मेरा पत्नी और बेटे में बहुत बदलाव आया है। अब उन दोनों को इंसान का मूल्य और पैसों का मूल्य के बारे में पता चल गया है। बहुत थैंक्स रे। कहा। तब मुन्ना, अरे फ्रेंड्स के बीच में ये थैंक्स नहीं होता है रे, फिर कभी अगर कुछ जरूरत पड़े तो जरूर बुलाना कहकर उधर से चला गया। बैम्बू पनीर। एक गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहता था। वो एक ढाबा में रसोई का काम करता था। वो ढाबा का मालिक सुंदर बहुत लालची था। अपने काम वालों से किसी न किसी तरह से पैसे काट लेता था। एक दिन शाम, सर मुझे काम पर लगे 2 महीने हो गए हैं, मुझे अब तक तनख्वाह नहीं मिली है। महीने महीने तनख्वाह लेकर क्या करोगे? बेकार में खर्च हो जाएंगे। तुम यहाँ जब तक काम कर रहे हो तुम्हें 1 रुपये का भी खर्च नहीं है।
यही रहो, यही खाओ, सारे पैसे मेरे पास जमा होने दो और तुम जब गांव जाओगे तब एक साथ दे दूंगा, तब कोई बड़े अवसर में काम आएंगे ना। ये तो बढ़िया होगा सर, आने वाले साल में मेरी बहन की शादी होगी, तब देना। श्याम जब से आया था सुंदर का व्यापार 2 गुना बढ़ गया था। श्याम पनीर से अद्भुत खाना बनाता था। ढाबा में आया एक व्यक्ति श्याम से, पनीर बटर मसाला मुझे बहुत पसंद है, बहुत खाया हूँ, लेकिन जैसे तुमने बनाया उतना स्वादिष्ट कोई नहीं बना सकता। ये लो, ये 500 रखो, सब वेटर को टिप देते हैं, मैं तुम्हें अभिनंदन करे बगैर नहीं रह पा रहा हूँ। एक और दिन एक और व्यक्ति, तुम्हारे पनीर टिक्का का तो जवाब ही नहीं है, तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेना चाहता हूँ। एक और दिन एक और व्यक्ति श्याम से, तुम्हारा कढ़ाई पनीर का स्वाद अब तक मैंने जो भी खाया उन सब में बेस्ट है, तुम्हारे साथ एक फोटो लेकर मैं अपने चैनल पर पोस्ट करूंगा। ऐसे श्याम का नाम रोज बढ़ता जा रहा था तो वो देखकर सुंदर को जलन होने लगी। किसी भी तरह इसे निकालना होगा, यूं सोचा। कुछ दिन बीत गए। श्याम एक दिन सुंदर से, सर मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है, मुझे मेरे पैसे दे दोगे तो मैं गांव जाकर मेरी बहन की शादी करवाकर 10 दिन में ही आ जाऊंगा। सुंदर 10,000 निकालकर श्याम को देते हुए, जाकर आओ। ये क्या सर, मैं आपके पास काम पर लगकर 1 साल हो गया, हिसाब के प्रकार 3 लाख मिलना चाहिए, मुझे ये 10,000 देकर जाकर आने के लिए क्यों कह रहे हो? तुम्हारे महीने की तनख्वाह है 30,000, आज 10 तारीख है, मैं भला आदमी हूँ इसलिए महीने के बीच भी तनख्वाह पूछे तो बिना कुछ बात किए दे रहा हूँ। साल भर का तनख्वाह आप ही के पास है ना सर, बहन की शादी के लिए चाहिए, बताया था ना। बहन की शादी के लिए चाहिए तो ब्याज पर ले लो, सबको 2 रुपए है, मैं तुम्हें 1 रुपया में ही दूंगा। ये अन्याय है सर। क्या अन्याय है रे, तुम नहीं होगे तो मेरा ढाबा चलेगा नहीं सोच रहे हो क्या? इसलिए मुझ पर गलत आरोप लगाकर मुझे धोखा देने की सोच रहे हो क्या? 4 वीडियो सोशल मीडिया पे आ गए, अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझ रहे हो क्या? लोग तुम्हारी बात मान भी गए तो सच क्या है वो पुलिस स्टेशन में ही पता लगेगा। तुम जेल गए, ये बात पता चली तो पूरी जिंदगी तेरी बहन की शादी नहीं होगी। श्याम को समझ आ गया कि सुंदर जानबूझकर उसे धोखा दे रहा है। लाचार होकर वो वहाँ से चले गया। श्याम अपनी बहन रेखा से, मुझे माफ करो बहन, मेरी वजह से शादी रुक गई है, दहेज के पैसे जो दूंगा जो कहा वो दे नहीं पाया। कहते हुए पूरी बात बताया। जाने दो भैया, सब हमारे अच्छे के लिए होता है, मुझे पसंद करे तो दूल्हा दहेज के लिए शादी थोड़ी रोकता। उसकी सोच क्या है वो शादी के पहले ही पता चल गई। वैसे आपके हाथ में जादू है, आपके बनाए पनीर के पकवान सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर है, आप ही पनीर के पकवान से कोई व्यापार शुरू कीजिए ना। हाथ में बिना 1 रुपया के व्यापार कैसे शुरू करूं? कम से कम खाना बनाने के लिए बर्तन और चूल्हा और परोसने के लिए प्लेट भी तो चाहिए, उनके लिए ही बहुत खर्च है। मन मना लिया तो मार्ग जरूर मिल जाता है भैया, बर्तन और चूल्हे के बिना भी खाना बनाया जा सकता है, जरा दिमाग पर जोर डालकर सोचिए ना। श्याम रेखा की बातों के बारे में अच्छे से सोचा। वो फिर गांव के बगल वाले जंगल से बैम्बू लेकर आया। पनीर के टुकड़ों को लकड़ी के बीच में डालकर उन्हें कोयले पर पकाकर बैम्बू पनीर तैयार किया। रेखा ये सब का वीडियो निकालकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। श्याम रोड के बगल में अपना बैम्बू पनीर बेचना शुरू किया। आए लोगों को प्लेट में नहीं बल्कि केले के पत्तों में सर्व किया। सोशल मीडिया पर वीडियो देखते ही सुंदर के ढाबा पर रेगुलर जाने वाले कस्टमर्स शाम को ढूंढते ढूंढते वहां आए। अरे श्याम, तुम ढाबा में जो पनीर बनाते थे उससे तो ये बैम्बू पनीर और भी स्वादिष्ट है। तुम नहीं हो तो ढाबा का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम्हारे लिए बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। सोशल मीडिया पर तुम्हारा बैम्बू पनीर वीडियो देखकर तुम्हारे लिए आया हूँ। अब से तुम्हारे पास ही आऊंगा। शाम के बनाए बैम्बू पनीर के लिए लोग बहुत दूर से कार में भी आने लगे। शाम जल्दी बहुत अमीर बन गया। अच्छा रिश्ता देखकर रेखा की शादी करवाया। सुंदर व्यापार नहीं चलने के कारण ढाबा बंद करके गांव छोड़कर चले गया। बेकार में शाम को धोखा दिया, उसके लिए बहुत अफसोस किया। बैम्बू चिकन बिरयानी। एक गांव में मधुकर नाम का एक आदमी रहता था।
उसका दोस्त गोपाल शहर से उसका गांव में आया। गोपाल ने मधुकर को दुबई में नौकरी दिलाऊंगा कहकर झूठे बातें बोलकर उससे 5 लाख रुपए लेकर शहर जाकर उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया। मधुकर ने उसके साथ धोखा हुआ है जानकर घर में और गांव में उसका इज्जत चले जाएगा कहकर डर के मारे दुबई जा रहा हूं कहकर झूठ बोलकर गोपाल को ढूंढते हुए शहर गया। शहर में गोपाल के लिए बहुत ढूंढा था। उसने जो भी पैसे लाया था वो सब खत्म हो गए थे। क्या करना है पता नहीं चलकर एक जगह पर बैठ गया। मधुकर जहां बैठा हुआ था उससे कुछ दूर में एक चाट भंडार था। उसको चलाने वाला वेंकट ने मधुकर को दुखी बैठा हुआ देखा। फिर थोड़े देर के बाद वेंकट मधुकर से, अरे भाई, तुमको बहुत देर से देख रहा हूँ। अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं जो भी मदद कर सकता हूँ वो करूँगा। तब मधुकर ने जो भी हुआ था वो सब बताया। वो सब सुनकर वेंकट, पहले ये चाट खाकर अपने भूख को मिटाओ, बाकी के बातें बाद में करेंगे। फिर अगले दिन वेंकट मधुकर से, देखो भाई, तुमने जो कहा वो सुनकर मैं अपने आप को आईने में देख रहा हूँ जैसा लग रहा है। मैं भी तुम्हारे जैसा धोखा खाकर शहर आया हूँ। ये हमारे जैसा गांव नहीं है, ये शहर है। यहाँ पर रोते बैठोगे तो कोई भी किसी को ध्यान नहीं देता है, मगर यहाँ पर कैसे भी जी सकते हैं। मेहनत किया तो पैसे का कोई कमी नहीं होगा। कुछ ना कुछ करके पैसे कमा कर दुबई से बेजा जैसा घर को बेच सकते हो। तुम्हें क्या आता है ये बताओ, कहकर पूछा। तब मधुकर ने बहुत सोच समझकर, भैया, मैं ऐसे ही कभी कभी चिकन बिरयानी बनाता था, वो अच्छा रहता है कहकर घर वाले और दोस्त लोग मेरा बहुत तारीफ करते थे। तब वेंकट, फिर तो क्या, कल ही हम मेरे चाट भंडार के पास बिरयानी पॉइंट खोलेंगे। उसका सब इंतजाम मैं ही नजदीक रहकर देखता हूँ। तब मधुकर, भैया आप तो बहुत अच्छे हो। मैंने सोचा कि शहर में सब लोग गोपाल जैसे लोग ही रहते हैं, मगर ऐसा सबको मदद करने वाले रहते हैं कहकर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। आपका ये एहसान कैसे भी करके चुका दूंगा भैया, कहा। तब वेंकट, एहसान का क्या है भाई, निवेश करने के लिए तुम्हारा व्यापार में मुझे आधा हिस्सा दे दो। और एक बात कहना भूल गया हूँ, बिरयानी तैयार करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो बर्तन, वो स्टोव बहुत महंगे हैं, तुम खरीद नहीं सकते हो। उनको किराया में लिया तो बस हो जाएगा। तब मधुकर खुशी से मान लिया। 1 महीना गुजर गया। मधुकर का चिकन बिरयानी बहुत स्वादिष्ट रहने के वजह से बहुत लोग उधर आकर खाने लगे, इसलिए मधुकर बहुत खुश हुआ। वेंकट मधुकर के पास आया। मधुकर वेंकट को देखते ही, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, तुमने मेरे जिंदगी को खड़ा कर दिया। जल्दी ही मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका देता हूँ भैया। तब वेंकट, मेरा कर्ज बाद में भी चुका सकते हो, मेरा हिस्सा का पैसा दे दो, कहकर एक कागज मधुकर के हाथ में रखा। मधुकर उस कागज को देखकर हैरान रह गया। आधा फायदा हिस्सा देने के लिए तो ठीक है, लेकिन किराया के लिए और आधा हिस्सा अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो फिर से चिकन और राइस के लिए निवेश कहाँ से मिलेगा भैया, और मैं घर को पैसे कैसे भेजूंगा, कहा। तब वेंकट, मैं जब तक हूँ तो तुम्हें निवेश के लिए क्या चिंता है, मैं ही तुम्हें ब्याज पर उधार देता हूँ। सबके पास तो मैं 10 रुपए ब्याज लेता हूँ, लेकिन तुमको मैं 8 रुपए में ही देता हूँ, कहा। मधुकर को उसके साथ फिर से धोखा हुआ है कहकर पता चल गया। ऐसे 6 महीने गुजर गए। मधुकर से बनाया चिकन बिरयानी को खाने के लिए बहुत सारे लोग आने लगे, लेकिन मधुकर के पास 1 रुपए भी नहीं बचता था। ऊपर से हर महीना उधार बढ़ता जा रहा था। तब मधुकर वेंकट से, भाई अब मैं ये व्यापार नहीं कर सकता हूँ, फायदा हो या नुकसान हो मैं अपने गांव वापस चले जाता हूँ। ये लो, अब तक मैंने जो कमाया है वो पूरे पैसे, तुम्हारा स्टोव और पकाने का सारे सामान वापस ले लो। गांव में जो बचा है वो थोड़ा खेत बेचकर तुम्हारा बाकी का कर्ज चुका देता हूँ। तब वेंकट वो पैसे लेकर बहुत खुश हुआ। अगले दिन मधुकर बिरयानी पॉइंट के पास फिर से आया। तब वेंकट, क्या भाई, बिना स्टोव और सामान से बिरयानी कैसे तैयार करोगे, किराया कम करता हूँ, फिर से ले लो, कहा। तब मधुकर कुछ भी नहीं बात किया। एक थैली से कोयला निकालकर जमीन पर डालकर उनको जलाया। बिना बर्तन के उपयोग करके बम्बू के लकड़ी में बिरयानी के लिए जो चाहिए वो सब चीज उनमें डालकर उनको जलते हुए कोयले के ऊपर रखा। कुछ देर के बाद बैम्बू चिकन बिरयानी तैयार हुआ। जलता हुआ कोयले पर बैम्बू की लकड़ी में तैयार हुआ बिरयानी लोगों को बहुत अच्छा लगा। लोग क्यू में खड़े होके बैम्बू चिकन बिरयानी खाने लगे। मधुकर का व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। ये देखकर वेंकट ईर्ष्या द्वेष से जल गया।
एक दिन मधुकर वेंकट के पास एक स्वीट बक्से के साथ गया और भैया तुम तो मुझे अच्छे से चूना लगाकर मैंने जो कमाया है वो पूरे पैसे हड़प लिया है, लेकिन तुम्हारे वजह से मुझे अच्छा ही हुआ है, मैं भी पैसे कमा सकता हूँ कहकर पता चल गया है। अब घर में और गांव में सबसे मैं दुबई में हूँ कहकर झूठ बोलने का जरूरत नहीं है, सबको सच बता दिया है, मन को बहुत शांति मिला है। आज ही मेरी बीवी दोनों बच्चों के साथ इधर आई है, इसलिए मैं तुमको ये स्वीट बक्सा दे रहा हूँ कहकर उधर से चला गया। तब वेंकट मन में ज्यादा लालचपन नहीं दिखाया होता तो उसके व्यापार में हिस्सा लेकर बहुत सारे पैसे ऐसे खाली बैठकर कमा लेता था, लेकिन अब वो मौका खो दिया है मैंने कहकर दुखी होने लगा।